इन सब के बीच में मेरे साथ में गिरिजा शंकर जी। गिरिजा जी, आपका बहुत स्वागत। और पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर, खासतौर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कितने हैरत में हैं आप? दोनों ही चुनाव परिणाम जो हैं वो हैरत में डालने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस पैमाने पर बीजेपी की जीत हुई है, मैं समझता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता, जो चुनाव को समझने वाले लोग, पत्रकार, इन सब के लिए ये हैरत भरा है। जब एक्सिस का एग्जिट पोल आया और जब सीटों की बात निकली, तो उसने पूरे देश को चौंका दिया था कि, और सभी मान रहे थे कि वो एग्जिट पोल गलत होगा। दरअसल जो ये चुनाव परिणाम जो मध्य प्रदेश के आए हैं, वो इसलिए चौंकाने वाले लग रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तौर पर इस आत्मविश्वास के साथ वो चुनाव मैदान में थी कि हमें कुछ नहीं करना है। जो बीजेपी की खामियां हैं, जो बीजेपी की कमजोरियां हैं, और 17 साल से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर एक ऊब है, उसका फायदा हमको मिलेगा। लोग बदलाव के लिए वोट डालेंगे, और जब उनसे ऊब गए हैं तो दूसरा कोई विकल्प उनके पास है नहीं, कांग्रेस के पास आएंगे ही। तो कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा जो अंतर विरोध बीजेपी का उभरा, उसने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया, और उनको लगा कि अब तो ये सब कुछ हमारे हक में जा रहा है। लेकिन वो पूरी तौर पर अति आत्मविश्वास या भ्रम की स्थिति में रहे। शिवराज सिंह का जो कनेक्ट लोगों से रहा, उसको भांपने में, उसको आंकने में उन्होंने गलती कर दी। दूसरी बात देखिए, बीजेपी की तरफ से तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए। उनको मालूम था कि ये जो 20 साल या 19 साल सरकार में रहने का जो एक असर पैदा होता है, या वो है, तो उसको दूर करने के लिए कई तरह के प्रयोग किए। उन प्रयोगों का कोई बहुत असर मैं इस चुनाव परिणाम में नहीं देखता। मसलन 1-1.5 महीने पहले बहुत सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया आपने। उस 1.5 महीने में उन प्रत्याशियों ने क्या चुनाव प्रचार किया, किसी को नहीं मालूम। जिन बड़े नेताओं को आपने चुनाव में उतारा, विधानसभा चुनाव में, ये मानकर कि वो अपने इलाके में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेंगे, तो हमने देखा वो सारे बड़े नेता अपने ही विधानसभा में उलझ के रह गए थे। बहरहाल इस प्रयोग के साथ ही उन्होंने ये कोशिश भी की कि यदि शिवराज सिंह के लगातार मुख्यमंत्री रहने के कारण उनके चेहरे पर कोई ऊब है, यदि है, तो थोड़ा सा उन्हें किनारे रखा जाए। लेकिन पूरी तौर पर किनारे नहीं किया गया। उसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि शिवराज सिंह कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद लगभग 165-170 विधानसभा में जाकर उन्होंने सभाएं ली। एक दिन में 12-12, 15-15 सभाएं ली। दिवाली में, धनतेरस में, हर त्योहार में, उसमें भी उन्होंने सभाएं ली। तो उनका जो पब्लिक कनेक्ट था, वो एक बार बुरी तरह से रिवाइव हुआ। और जिस बड़ी योजना को लेकर वो आए थे, लाडली बहना योजना, उसको बहुत नीचे तक पहुंचाने में, कम्युनिकेट करने में उनको बड़ी सफलता मिली। जो ऊप की बात थी या एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, मैं उससे कभी सहमत नहीं रहा। 2018 का चुनाव देखिए, सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, कुछ सीटों से पीछे रह गई, लेकिन उसने 109 सीट हासिल किए थे। एंटी इनकम्बेंसी की शिकार कोई पार्टी 109 सीट 230 में नहीं पा सकती। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं थी। और मेरा ये मानना है कि जो अवधारणा बनती है, उस अवधारणा में आम मतदाताओं की प्रतिक्रिया शामिल नहीं होती। उसमें बहुत सारी मनोकामना होती हैं। उस मनोकामना से जो बनी हुई अवधारणा है, उसके शिकार, सबसे बड़ा शिकार कांग्रेस हुई। कांग्रेस उस अवधारणा में रही जो एक भ्रम था, और उस भ्रम की वजह से एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली। और कांग्रेस को रोकना चाहूंगा सर, और आपसे जानना ये चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर आपसे साझा करना चाहूंगा। एक चौंकाने वाला परिणाम है हमारे पास छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक कांटे की लड़ाई चल रही थी पत्थल गांव में। पत्थल गांव में एक समय गोमती साय तकरीबन 8000 वोटों से आगे थी। फिर राम पुकार सिंह, जो सबसे उम्रदराज प्रत्याशी हैं इस विधानसभा चुनाव में, 83 साल के हैं, वो आगे हो गए 1000 वोटों से। पर अब अंतिम परिणाम आ गया पत्थल गांव से। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद गोमती साय अब पत्थल गांव से विधायक हो गई हैं। और कितने वोटों के अंतर से हुई हैं गिरिजा जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा। मात्र 286 वोटों से। 400 वोट। तो कुल मिलाकर
ये एक जानकारी जो हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहते थे, वो जानकारी ये है कि गोमती साय चुनाव जीत गई हैं और राम पुकार सिंह उम्र के इस मुकाम पर चुनाव हार गए। पर मैं गिरिजा जी जो आपसे जानना चाहता था, वो जानना ये चाहता था कि भाजपा बढ़िया जीत हासिल कर रही है मध्य प्रदेश में, 161 165 सीटों पर आगे चल रही है, पर इसके बावजूद भी 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री तसल्ली से चुनाव हार रहे हैं, जो शिवराज मंत्रिमंडल का चेहरा है। इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना गिरिजा जी। की इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, वो दरअसल जो है सरकार या मुख्यमंत्री को लेकर नहीं थी, वो प्रत्याशियों को लेकर थी और खासकर मंत्रियों को लेकर। ये बात तो बहुत समय से चर्चा में रही है कि बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं वो अपनी अपनी सीट इस बार नहीं बचा पाएंगे और उनकी टिकट काटी जाए, इस बात की अपेक्षा थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जो बाद में जो प्रत्याशी जो आखिरी दौर में जो घोषित हुए, उसमें वो सारे नाम रिपीट कर दिए गए जिनको लेकर आमतौर पर शंका जाहिर की जा रही थी। तो ऐसे दौर में यदि कुछ ऐसे मंत्री चुनाव हार जाते हैं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास में कुछ और जानकारी है। छतरपुर की चंदला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप अहिरवार चुनाव जीत गए 16,000 मतों के अंतर से। लगातार खबरें आ रही हैं, पामगढ़ जिसे बीएसपी लगातार जीत रही थी, वहां से कांग्रेस चुनाव जीतती हुई दिख रही है। जयजयपुर से भी कांग्रेस के चुनाव जीतने के आसार बन रहे हैं, इस प्रकार की खबर हमारे बीच में है। लेकिन गिरिजा जी, जानना इन लोगों की जीत के संदर्भ में नहीं है, वो क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत गए, वो कैलाश जी भी चुनाव जीतने जा रहे हैं, और प्रहलाद पटेल भी चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद ये लोग करेंगे क्या? आपको भी तो परेशानी हो रही होगी। इनको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, तब ही ये सवाल उनके सामने था कि अब हमारा क्या। ये सवाल हमारे सामने तो अभी आया है, लेकिन इनके सामने वो तभी आ गया था जब इनको चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई। कैलाश विजयवर्गीय ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से बयान देकर ये बात कही थी कि मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्यों प्रत्याशी बनाया गया, मैं तो हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार करना चाहता था, जो भी है। तो जाहिर है कि ये एक तरह से इन नेताओं की अब आने वाले समय में क्या। गिरिजा जी, मैं बीच में रोकूंगा आपको। कैलाश जी यहीं पर नहीं रुके थे, थोड़ा बात को और विस्तार देते ना। कैलाश जी ने साथ में ये भी कहा था, अरे कोई विधायक बनने के लिए थोड़ी मेरे को चुनाव लड़ा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुझे चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी गिरिजा जी? अब जब विधायक बन गए हैं तो वो बड़ी जिम्मेदारी उनको क्या मिलने वाली है, उनको पार्टी से क्या आश्वासन मिला था, मेरी समझ में नहीं आया कि एक तरफ उनको ये आश्वासन भी है कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों चुनाव में उतार दिया गया। उनको मतलब पूरी जानकारी शायद चुनाव प्रत्याशी बनाने के पहले नहीं थी। खैर, जाहिर है कि उनकी अपेक्षा ये बहुत स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, और यदि उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो आने वाले समय में उनकी अपेक्षा होगी कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जहां तक नरेंद्र सिंह, रुकिए, मैं थोड़े सवाल का और विस्तार देता हूं गिरिजा जी। आप ये बताइए, ये कमलनाथ ज्यादा परेशान किए शिवराज सिंह चौहान को, या प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय ज्यादा परेशान कर देंगे शिवराज सिंह चौहान को? आने वाले समय में देखना होगा कि इन चारों नेताओं की भूमिका क्या होती है। यदि जैसा माना जा रहा है, मैं कम से कम मान रहा हूं कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद लीडरशिप चेंज जैसी कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान को अगले मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जानी चाहिए। होता क्या है देखना होगा। यदि ये स्थिति बनती है, बहुत काल्पनिक है ये सब कुछ, कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं और बाकी जो नेता जो जीत के आए हैं, उनके युवा मोर्चा के समय के साथी सहयोगी यदि उनकी कैबिनेट में आते हैं, तो जाहिर है कि आने वाले समय में कई तरह के उठापटक हमको देखने को मिलेगा। अभी भी जो कैबिनेट थी उसमें सब कुछ स्मूथ था, ये नहीं मान सकते। इस चुनाव में भी सब कुछ बीजेपी के अंदर स्मूथ था, ये भी नहीं मान सकते। ये तो समझ लीजिए कि एक शिवराज सिंह चौहान का जो अपना एक लाडली बहना का जो करिश्मा था वो, और एक नरेंद्र मोदी की गारंटी, इसमें हमको यदि हम मध्य प्रदेश के अलावा दोनों राज्यों, हिंदी राज्यों को जोड़ लें,
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो उन तीनों राज्यों में जो करिश्मा हुआ है वहां तो पूरी तौर पर मोदी मैजिक देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में पर जब बात करेंगे तो आगे करेंगे, तो आने वाले समय में ये बहुत दिलचस्पी का विषय बना रहेगा कि इन चारों नेताओं की क्या भूमिका रहती है। कुल मिलाकर ऐलान हो गया कि रविंद्र चौबे अब विधायक नहीं रहे, मंत्री भी नहीं रहेंगे। रुद्र कुमार, गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से चुनाव लड़ने गए थे अहिरवारा का क्षेत्र छोड़ के। उन्होंने खुद अहिरवारों को नकार दिया, नवागढ़ की जनता ने गुरु रुद्र कुमार को नकार दिया। दयालदास बघेल जो पिछला चुनाव 35,000 वोटों से हारे थे, इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गए। गुरुदयाल बंजारे के स्थान पर गुरु रुद्र कुमार को जो मैदान में उतारने का कांग्रेस ने फैसला किया, लोगों को नहीं भाया, हार गए गुरु रुद्र कुमार। कवर्धा से मोहम्मद अकबर जैसा जादूगर चुनाव हार गया है। विजय शर्मा कमाल की जीत हासिल की है, तकरीबन 15,000 वोटों से विजय शर्मा ने जीत हासिल की है। इसी प्रकार से खेलसाय सिंह प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से तसल्ली से चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के भूलन सिंह मरावी 33,500 वोटों से चुनाव जीत गए। गिरिजा जी, मध्य प्रदेश में बहुत बात हो गई, थोड़ी बात छत्तीसगढ़ में भी कर लें। आपका पुराना कार्य क्षेत्र रहा है छत्तीसगढ़, आज भी छत्तीसगढ़ के लोगों की आपसे बड़ी मोहब्बत है। ये छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आया है उसने आपको नए सिरे से राजनीति को समझने के लिए बाध्य तो नहीं कर दिया है? ये परिणाम जो है, सरकार बीजेपी की बन जाएगी, सरकार इनके गिर जाएगी, क्योंकि इतना सीटों का इतना बड़ा अंतर था, तो इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये तो बहुत ऑब्वियस लग रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार को लेकर लोगों में को बहुत अच्छी भावना नहीं थी। मैं जब कभी छत्तीसगढ़ जाया करता था तो लोग एक सवाल, अजीब सवाल करते थे, ये बीजेपी वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। ये बहुत ही मीनिंगफुल उनकी उनकी टिप्पणी थी कि बीजेपी वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। तो जाहिर है इसमें वो ध्वनि शामिल थी कि भूपेश बघेल की सरकार की जो कार्यप्रणाली है या जो कुछ उनका परफॉर्मेंस है या उनकी जो शैली है, उससे लोग बहुत खुश नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की लोकप्रियता की बात करें या उनकी पहचान की बात करें या उनके जनाधार की बात करें, तो उसमें बहुत बड़ी जो बात निकल के आती है वो है अस्मिता का सवाल। अस्मिता का सवाल जो है जब राजनीति में आती है तब उसका इस्तेमाल बहुत संवेदनशीलता से किया जाता है, जैसे ममता बनर्जी करती रही है बंगाल में। लेकिन यदि थोड़ी सी भी इसमें चूक हुई तो ये जो अस्मिता का सवाल है वो आत्मघाती बन जाता है। अजीत जोगी के दौर में हमने देखा उसी अस्मिता का सवाल, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और तमाम चीजें, वो उनके लिए नुकसानदेह हुआ। भूपेश बघेल ने भी जो ये अस्मिता का जो राजनीति जो उन्होंने की, उसमें कहीं न कहीं वो संवेदनशीलता नहीं थी जिसको लेकर एक बड़ा वर्ग उनसे नाखुश था। दूसरी बात, उनकी जो पूरी जो स्टाइल थी राजनीति करने की, सरकार चलाने की, मुझे वो डुप्लीकेट अजीत जोगी लगते थे। जिस तरह अजीत जोगी राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक हाईकमांड के लेवल पर जो अपना दबाव बना कर रखते थे, वही दबाव भूपेश बघेल ने ही बनाया और उसी दबाव के का जो एक रूप है उनके मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिला। जो ज्यादा जो उनको जो वक्त छत्तीसगढ़ में देना था, छत्तीसगढ़ के साथ में जो छत्तीसगढ़िया की बात करते करते हुआ ये कि जो ट्राइबल एरिया है वो नेग्लेक्ट हुआ। और जो जिन ट्राइबल इलाकों में बीजेपी लगातार जीतती थी अजीत जोगी के कारण, वो रिकवर किया भूपेश बघेल ने पिछले चुनाव में, लेकिन उसको बना के नहीं रख सके क्योंकि आदिवासियों के साथ में जिस संवेदनशीलता की जरूरत थी वो नहीं दिखी। वो जो एक अस्मिता का जो भाव है वो बहुत एक आत्मघाती उनके लिए बना। मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ अपडेट मेरे पास में आए हैं। इंदौर से एक बार फिर सबसे बड़े अंतर से जीत के संदर्भ में कीर्तिमान बना है रमेश मेंदोला। इंदौर 2 से चुनाव जीतते हैं वो रमेश मेंदोला ने कमाल कर दिया। विधानसभा का चुनाव है भाई, लोकसभा का थोड़ी है। विधानसभा को इतने वोटों के अंतर से जीतता है क्या? 1,05,000 वोटों के विशाल अंतर से रमेश मेंदोला चुनाव जीत गए इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र से। किसी समय इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैलाश विजयवर्गीय करते थे। एक समय ऐसा आया जब कैलाश विजयवर्गीय ने चाहा कि उनके मित्र रमेश मेंदोला को प्रत्याशी बनाया जाए। कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के नेताओं ने कहा, इतने ही ज्यादा अपने मित्र की पड़ी है तो अपनी सीट दे दो,
कैलाश विजयवर्गीय यारबाज आदमी है, अपने मित्र के लिए सीट छोड़ दी और खुद महू से जाके चुनाव लड़ लिए। महू भी जीते और रमेश मेंदोला उस जीत के अंदर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 2023 में रमेश मेंदोला 1,05,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। माली गौड़ भी चुनाव जीत गए हैं। गिरिजा जी, थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा। जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है रमेश मेंदोला का नाम चर्चा में आता है, पर मंत्री नहीं बनाया जाता है। जिसे जनता इतना ज्यादा पसंद करती है उसे पार्टी क्यों नहीं पसंद करती है? करती है तभी तुमको प्रत्याशी बनाती है, लेकिन उसके आगे के लिए जो समीकरण जवाब दे दिए। हम तो गिरजा जी से बतौर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सवाल कर रहे हैं, थोड़ा उस अनुसार बताइए। ये उत्तर तो हमें भाजपा के तमाम नेता दे देंगे, अरे भाई उनको चुनाव में प्रत्याशी तो बनाती है, पर ऐसा क्या मामला है कि रमेश मेंदोला को पार्टी मंत्री नहीं बनाती है? बड़े वोट से या बड़ी जीत हासिल करना मंत्रिमंडल में आने के लिए काफी नहीं होता। जीत जीत होती है, बड़ी जीत लगातार जीत हो रही है। मेरे ख्याल से वो तीसरी या चौथी बार विधायक बन रहे हैं, तो उनकी इस वरिष्ठता के, लेकिन बनाते वक्त जिन बातों को कंसीडर किया जाता है उस मापदंड में रमेश मेंदोला पहले भी नहीं आए और मुझे लगता नहीं कि आगे भी उस मापदंड में आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का मित्र होना रमेश मेंदोला की सबसे बड़ी परेशानी है। विधायक तो बन जाते हैं पर मंत्री नहीं बन पाते। बनने के लिए जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रगत समीकरण है, वो बहुत आड़े आ जाती है, क्योंकि इंदौर से, यदि मालवा से और इंदौर से खासकर जब मंत्रिमंडल में लेने की बात आती है, तो जिन नामों को प्राथमिकता दी जानी है उन नामों के सामने ये पिछड़ जाते हैं।